हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। ठीक है, किडनी के जो फंक्शन हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं, कौन उनको रेगुलेट करता है वो हम देखेंगे। देखो, किडनी की जो भी फंक्शनिंग रहती है उसको मॉनिटर करना और उसको बिल्कुल एक उसका हार्मोनल जो फीडबैक है वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी जो है वो किडनी भी हेल्दी रहेगी और जो आपका एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वर्किंग जो है वो किडनी है, क्योंकि किडनी मैक्सिमम फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। और अगर किडनी नहीं है तो हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होंगी तो मतलब हमारी बॉडी में नंबर ऑफ डिजीजेस हमें लग जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हमारे ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो देखो, पहली चीज़ जो किडनी की रेगुलेशन होती है फंक्शनिंग में, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ध्यान से आपने समझना है। मैंने बिल्कुल फ्लो चार्ट में ये बना दिया है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने यहाँ पे उठाई हुई है और उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। और एक और चीज़ मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करी हुई है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, रेगुलेटेड बाय मतलब कि रेगुलेट कौन कर रहा है उसको, हार्मोनल फीडबैक। जब कोई हार्मोन फीडबैक दे रहा है ब्रेन को कि हाँ ये एक्शन होना चाहिए। एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट जो एक्शन होता है वो भी कंट्रोल करता है किडनी की फंक्शन को। फिर जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस है और हार्ट है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। वही जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस क्या है, वही पूरा बॉमेंस कैप्सूल आपका, और जिसमें जो पीटीसी है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब पहली बात कर लेते हैं एक्शन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ हुआ है, देखो मैंने काउंटर करंट मैकेनिज्म में बात की है कि वहाँ पे क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो कंट्रोल हो रही है। ऑस्मोलैरिटी कंट्रोल हो रही है तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको कंट्रोल कर रही हैं, जो चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं वो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं। अब ये क्या है, कैसे ये काम करते हैं वो देखते हैं। देखो, ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये हाइपोथैलेमस आपका प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है इनको, हाइपोथैलेमस कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद ये पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि स्क्रीशन होगी ऑस्मो रिसेप्टर्स की। ये ऑस्मो रिसेप्टर क्यों स्क्रीट होंगे, क्या ज़रूरत है इनको, ये तब स्क्रीट होंगे जब चेंज होगा ब्लड वॉल्यूम में, या तो हमारे ब्लड वॉल्यूम में ज़्यादा वाटर आ गया है, ज़्यादा वाटर अमाउंट आ गया है, ज़्यादा कोई आयन्स आ गए हैं, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन या कोई भी बॉडी फ्लूइड ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, उस कंडीशन में ऑस्मो रिसेप्टर रिलीज होंगे ताकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर सके। इतना चीज़ क्लियर। सेकेंड स्टेप देखो, स्टिमुलेट। अब जो ये ऑस्मो रिसेप्टर जो है आपके आ गए हैं, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, क्यों स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज एडीएच। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से एक एक स्टेप समझेंगे। ऑस्मो रिसेप्टर रिलीज हुए, उसने क्या किया, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया टू प्रोड्यूस एडीएच। एडीएच इज योर एंटीडायरेटिक हार्मोन, और जिसको क्या बोलते हैं, वासोप्रेसिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, एडीएच का मैंने आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में भी फंक्शन डिस्कस किया है कि वो क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब अगर वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज में। मान लो ये कोई ब्लड कैपिलरी है, इसमें बहुत सारा वाटर जो है वो ऐड हो गया, रीअब्जॉर्ब कर लिया, किसकी हेल्प से, एडीएच की हेल्प से। तो जो अंदर वॉल्यूम है वाटर का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। बॉडी फ्लूइड है, जो फ्लूइड में कुछ चीज़ मिक्स हो रही है, वाटर ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही लिखा है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड का इंक्रीज कर जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ऑस्मोटिक बैलेंस जो था वो फिर से नॉर्मल आ गया, तो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, किसका एक्शन, ऑस्मो रिसेप्टर्स का। ठीक है, और वो क्या कर देगा, स्प्रेस कर देगा एडीएच रिलीज को, मतलब कि एडीएच जो था उसका जो फंक्शन हो रहा था उसको स्प्रेस कर देगा, मतलब बंद कर देगा। ये तो था कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं। अब इस मैकेनिज्म में और भी चीज़ें होती हैं, और भी, ये तो एक मैकेनिज्म था सिंपल सा, एडीएच की फंक्शनिंग, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, अब एडीएच ने जो काम किया, ठीक है, उसका कुछ अफेक्ट जो है वो और भी हो रहा है।
ठीक है, अफेक्ट किडनी पे, एडीएच का कुछ और अफेक्ट भी हो रहा है, उसको भी यहाँ पे हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब एडीएच रिलीज होता है तो क्या होता है, नैरोइंग हो जाती है ब्लड वेसल्स की, कॉज करता है ये क्या, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको क्या बोलते हैं, वॉसो कॉन्ट्रिक्शन बोलते हैं। अगर जो है कोई ब्लड वेसल है, अगर ये पहले इसका जो डायमीटर है इतना है, अगर ये नैरो हो जाता है, नैरो हो जाता है मतलब इसकी कुछ डिपोजिशन हो जाती है और उसका जो ये एरिया है, ये वाला एरिया वो थिन रह जाता है, नैरो हो जाता है, तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, क्योंकि जो कम जगह है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा और जहाँ ज़्यादा जगह होती है तो प्रेशर कम होगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स आप लगा लीजिए अपनी, है ना। तो क्या होगा, तो जो ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है आपका, ठीक है, वहाँ पे से क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या होगा, हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा वहाँ पे। और जो आपका जीएफआर है, दैट इज़ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा चीज़ें वहाँ से क्रॉस करेंगी, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। जैसे अगर ये आपका वो मैं बॉमेंस कैप्सूल वाला एरिया बना दूँ, यहाँ से ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, मतलब प्रेशर जो है वो हाई है, तो ब्लड मैक्सिमम जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, जीएफआर जो फिल्ट्रेट यहाँ से बाहर आ रहा है वो भी ज़्यादा अमाउंट में आएगा। तो फिल्ट्रेट ज़्यादा आएगा तो किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, किडनी की डिसफंक्शनिंग हो सकती है, इस तरीके से ये किडनी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अब एक और मैकेनिज्म यहाँ इन्वॉल्व होता है जो पूरा रेगुलेशन ऑफ किडनी से ही रिलेटेड है, दैट इज़ रास, दैट इज़ फुल फॉर्म क्या है इसकी पहले क्लियर कर लीजिए, रेनिन, ठीक है, एंजियोटेंशन, ठीक है, एल्डोटिरॉन और सिस्टम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म भी इसको बोलते हैं। पूरा फंक्शन देखेंगे, इसका पूरा रेगुलेशन देखेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, ये कब किस कंडीशन में काम करता है, जब क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट 1 आप देखेंगे, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर बीपी, ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम, अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये कोई ब्लड वेसल बना रही हूँ, इसके अंदर फ्लूइड कम हो जाएगा, अगर बहुत कम है तो बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कम फ्लूइड है तो ब्लड हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाएगा। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा। रेनिन क्या है, एक क्या है, एक रेनिन यहाँ पे एक हार्मोन है, रेनिन एंजाइम से कंफ्यूज नहीं करना उसको, जैसे वो रेनिन ये है, डबल एन होता है उसमें, जो स्टमक में स्क्रीट होता है, प्रो रेनिन से रेनिन बनता है ना, जो कि आपकी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, वहाँ उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये रेनिन किडनी में स्क्रीट होने वाला, दोनों की स्पेलिंग्स में फ़र्क होता है, ठीक है, वह कन्फ्यूज जाते हैं कई बार बच्चे इसमें, इस चीज़ में। तो रेनिन रिलीज होगा कहाँ से, किडनी से। अभी रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेंस होते हैं, उनको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। इनएक्टिव फॉर्म है ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, याद रखना है, और ये एक्टिव फॉर्म है। जो एंजियोटेंसिनोजेंस होते हैं ये हैं क्या, ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इनका एंजाइम, इनका फंक्शनिंग रहता है, यहाँ पे क्या फंक्शनिंग है वो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जो फिर एंजियोटेंसिन्स हैं, टेंसिन 1 है, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होंगे बाय द एक्शन ऑफ ACE। ACE क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। ACE को कौन स्क्रीट कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लंग्स स्क्रीट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी चीज़, कौन सा ऑर्गन स्क्रीट कर रहा है। रेनिन को कौन स्क्रीट करता है, किडनी स्क्रीट कर रही है। जो CE है उसको कौन कर रहा है, लंग्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके NCERT में गिवन नहीं है कि कौन सा एंजाइम कौन स्क्रीट कर रहा है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करेंगी, ये करेंगी दे कॉज द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीपी जो है हाई हो जाएगा, और जो आपका जीएफआर है वो भी हाई हो जाएगा। जैसे वासोप्रेसिन का एक्शन होता है, एडीएच का एक्शन होता है, सेम ही उसकी तरह ये एक्शन है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अलग अलग एक्टिविटी है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन जो है स्क्रीट होगा। अब ये एल्डोस्टेरॉन यहाँ मैंने लिख रखा है कि एल्डोस्टेरॉन क्या है, जो एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, आपकी किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, वहाँ से जो है वो रिलीज होगा जब एंजियोटेंसिन 2 जो है स्टिमुलस देगा। जब एंजियोटेंसिन 2 जो है स्टिमुलस देगा किसको, एड्रीनल कॉर्टेक्स को, एक लाइन लिखते जाओ, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलस देगा, तब जो है एंजियोटेंसिन 2 जो है रिलीज करेंगे किसको, एल्डोस्टेरॉन को। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है हेल्प कर रहा है एल्डोस्टेरॉन को स्क्रीट होने में, क्योंकि ये स्टिमुलस दे रहा है किसको, आपकी
ग्लैंड को, किसको, एड्रेनल ग्लैंड को, ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन जो है वो स्क्रीट हो गया, जो क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। किसकी रीएब्जॉर्प्शन, चाहे वो आयंस की है या वाटर की है, किस पार्ट से, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से जो है, जो आपका ये मैकेनिज्म है RSSA और RSA, ये वर्क करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक एंजाइम पूछ लेंगे कौन सा कहाँ से स्क्रीट होता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या कर रहा है, वो स्टिमुलस दे रहा है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेंस क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन्स की। एंजियोटेंसिन्स क्या कर रहे हैं, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ACE कौन स्क्रीट कर रहा है, आपका लंग्स स्क्रीट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रह रही हैं। नेक्स्ट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। तो पहले कलर, पीएच और स्मेल ऑफ यूरिन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। कलर इज़ पेल येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस पिगमेंट की वजह से कलर ऑफ यूरिन पेल होता है। नेक्स्ट, यूरोक्रोम जो है वो बनता कैसे है, जो आपकी RBCs होती हैं उसमें जो जब वो डेड हो जाती है, वी नो द लाइफ स्पेन ऑफ RBCs 120 डे। आफ्टर 120 डे वो जब ख़त्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ करता है पेल येलो कलर। इसकी वजह से ही जो यूरोक्रोम की फॉर्मेशन होती है, और वो कहाँ होती है, इन द लिवर सेल्स, आपने याद रखना है। अलॉन्ग विद यूरोक्रोम दो और भी पिगमेंट होते हैं जो यूरोक्रोम के साथ साथ यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ यूरोबिलिन एंड यूरोइरिथ्रिन, ठीक है। पीएच कितना होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 पीएच इसका होता है। स्मेल जो है यूरिनोट की वजह से होता है, और ये क्यों होता है, डिग्रेडेशन ऑफ अमोनिया। आपको पता है अमोनिया जब डिग्रेड होता है, आप केमिकल टेस्टिंग करते हैं केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे जब अमोनिया की स्मेल बहुत ही गंदी स्मेल वो होती है, तो वही स्मेल जो है वो यहाँ इसी अमोनिया के ब्रेक डाउन होने की वजह से, जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसकी वजह से स्मेल इसकी होती है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें यूरिन की, तो 95% उसमें वाटर होता है, 2.7% उसमें यूरिया होता है, 2% लिपिड्स एंड 0.3% यूरिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो है कुछ सॉल्ट्स की प्रेजेंट भी होती है, जैसे NaCl ले लेंगे हम, इसकी प्रेजेंस भी यूरिन में डिटेक्ट होती है। तो अब हमें पता है यूरिया जो है हमारे एक्सक्रीटा में, मैं बार बार ये क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ कि तभी उसको एनिमल्स को, मैमल्स को क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक बोलते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़, एक तो इसको जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है, इसको जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, पर आपको फिलहाल थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये आपका बॉमेंस कैप्सूल है, अगर बॉमेंस कैप्सूल से हमें पता है कि फिल्ट्रेट PCT से होता हुआ, लूप ऑफ हैनले से होता हुआ, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन स्क्रीट होता है, जैसे हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म में डिटेल में देख लिया है कि कैसे होता है। तो यहाँ के बाद जब यूरिन जो है आगे पास होता है, तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि यूरिन में अगर एक्सेसिव वाटर है, कुछ सॉल्ट एक्स्ट्रा लॉस हो गए हैं, तो उनकी क्या रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वापस से ब्लड में आ जाएगा। उसके बाद अगर फिर से लास्ट में जाके जो लूप ऑफ हेनले है, जो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट फाइनली आती है, वहाँ पे स्क्रीशन होता है। स्क्रीशन अगर कुछ ऐसे मटेरियल जैसे यूरिक एसिड वगैरह है वो स्क्रीट आउट हो जाते हैं। यूरिन फॉर्मेशन क्या है, हमें पता है कि जो वेस्ट है जो कि एक्सक्रीट होना है, उसमें सबसे ज़्यादा यूरिन ही होता है, ठीक है। और यूरिन में जो है वो 95% तक वाटर ही होता है, ठीक है। हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर ज़्यादा वाटर लॉस यूरिन के थ्रू हो जाता है, और उस जो डिहाइड्रेशन है उसको कंट्रोल कौन करता है, ADH जो हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो एक्सेसिव वाटर लॉस होने से हमारी बॉडी को बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।